जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डेली शाम को 5 बजे एक सुपर सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जिसमें दोस्तों हमने एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो समय हमारे पास बहुत ही कम है। और मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले आपको एक 20 सुपर सीरीज़ का एक प्रैक्टिस सेट करवाने को कहा था, जिसमें से हमारे 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करते हैं उन 16 प्रैक्टिस सेटों की आपने सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व और रिवीजन कर लिए होंगे। तो आज हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें भी आज फिर आपके लिए 20 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अब आपके इसमें क्वेश्चंस भी रिपीट भी करूंगे, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट पे आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और वीडियो को भाई शेयर कर किया करो भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो क्लास को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज अपने 17वें प्रैक्टिस सेट, आज ही हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट, इसके बाद आज से हमारे केवल 3 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे। इसके बाद हम एसएससी जीडी को इस सुपर प्रैक्टिस सेट के सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर आप लोगों की एनटीपीसी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको साथ एसएससी जीडी में दिया है, आपको सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं, सारे सब्जेक्ट्स कराए हैं, वैसे ही हम आपको एनटीपीसी के लिए भी प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और सभी लोग कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करें, ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया जा चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड मार्क्स के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, भाई ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिनका जो भी आंसर हो ना, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर किया करें। तो देखो, ब्रैकेट के अंदर भी आपको एक ब्रैकेट नजर आ रहा होगा, जिसका नाम है मझला कोष्टक। फिर उसके भी अंदर एक कोष्टक, जिसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। वही कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और आपका मझला कोष्टक। तो भाई इन्हीं को ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो, एक बीच में आपको एक प्लस का चिन्ह भी दिया गया होगा, ये प्लस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोष्टक को अलग सॉल्व कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ से लेकर इस पार्टीशन को मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ। इससे क्या है दोस्तों, हमारी कैलकुलेशन भी गलत नहीं होगी और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 4/1/4। भाई देखो, आप सभी जानते हैं जब भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं, तो जो इसकी फ्रैक्शन होती है वो कैसी होती है, पलट जाती है, यानी कि अपोजिट हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। कैसे? जैसे कि आपका 4/1/4 है, तो इसको भी मैं गुणा में यदि मैं लिखना चाहूँ, यदि मैं इसको गुणा में लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा 4 गुणे, और संख्या हमारी 1/4, ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 और माइनस का 4 है हमारा। ठीक है, ये हमारा मझला कोष्टक था। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12। यानी इसका मान कितना आ गया, यहाँ से इस ब्रैकेट का हमारा इसका मान आ गया हमारा 12। अब इस 12 के बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये आपका लिखा है दोस्तों 9 + 3 माइनस का 2, और गुणा है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 2 गुणे कितना है, 12। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 दूनी 24, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। जब हम 12 में से माइनस का 24 करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, सर मुझे माइनस का 12 मिलेगा। यानी कि यहाँ से लेकर इतना जब हमने सॉल्व किया, तो इसका मान हमें कितना मिला, माइनस का 12। अब देखो, अभी आपने इतना सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से लेकर इस चीज़ को मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं काटूंगा 9 निम्मा 81, 9 से ये फिर कटेगा 9 निम्मा 81। तो 9 यहाँ पे मिला, 9 यहाँ पे मिला, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको फिर ये मिल जाएगा 9 + का 9। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 9 + का 9, प्लस कितना है आपका 3 माइनस का 9, माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना है, ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपका ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर प्लस का 9 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, तो यह यहाँ से देखो, ये आपका 9 + 9 + 3, ये माइनस का 9, तो माइनस का 9 एक प्लस का 9 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 प्लस का, ये प्लस का 3, 9 3 कितना हो जाएगा आपको भी सर, यही मिल जाएगा। यहाँ से हमें 12, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 12। और यहाँ से ये जो संख्या रखी थी ना, माइनस का 12, ये भी तो चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12, और ब्रैकेट बीच में कितना है, प्लस है, प्लस का चिन्ह है बीच में, तो लगा देंगे प्लस 12, और इसके बाद कितना है, प्लस का 9 दिया गया है। बात समझ में आ गई, इक्वेशन कैसे बनी है भाई। ये माइनस का 12 यहाँ पर रख दिया मैंने, और ये 12 प्लस का चिन्ह था, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर इसका मान आया 12, और प्लस का ये 9 ब्रैकेट के जो बाहर वाला था। तो 12 से 12 आपका फिर से कट जाएगा, माइनस प्लस संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल 9 बचेगा। तो दैट सॉल्व ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का
एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये पहला क्वेश्चन आसान था, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संगत केंद्रीय कोण का डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 22/7 का प्रयोग यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। भाई देखो, एक यहाँ पर त्रिज्या खंड, एक जो वृत्त होता है, वृत्त के अंदर भाई एक त्रिज्या खंड कटा होता है। कैसे? इस प्रकार से यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इस प्रकार से आपका एक त्रिज्य खंड होता है और यहाँ से एक प्रकार का हल्का सा सर्किल होगा, तो ये एक टुकड़ा, आपको एक टुकड़े की भांति आपको एक कटा हुआ भाग मिलता है, जिसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, क्योंकि वृत्त का त्रिज्य खंड है ना, तो ये वही सर्किल उस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो त्रिज्या होगी ये हमारी रेडियस कहलाती है आर, और इसका जो बनने वाला जो कोण होता है ये होता है थीटा अंश। थीटा डिग्री हमारा क्या होता है, इसका कोण होता है। तो हमसे कह रहा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा बनेगा थीटा बराबर क्या बनेगा, हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके हम क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे दोस्त बात समझ में आ गई? इसको याद कर लेना है। क्या याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है भाई, कितना है, 231 है। भाई रखना कितना है हमें, हमें तो रखना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का मान कितना रखने के लिए बोला है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर त्रिज्या कितनी है भाई हमारी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो त्रिज्या हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर है ना, पाई का मान तो रख दिया है, आर स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 14 बराबर बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 231। बस इसको सॉल्व कर लो, फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको भाई जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, भाई कैसे करना है देखो, इसको मैं सबसे पहले काटूंगा, इसको काट दो भाई 11 से, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। 7 से काट देंगे इसको, 7 दूनी 14, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, 3 बार कट गया भाई। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से, 2 से काट दें, इसको काट देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको 4 से काट दो, 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 से कट जाएगा 9 बार, 4 9 36, 2 से ये कट जाएगा 45 बार। कितनी बार कट गया, 45 बार। तो थीटा बराबर हमारा क्या बचेगा, 3 अभी हमारा यहाँ से ये बचा है, 45 हमारा ये बचा है। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 45 गुणे 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 3 पचे 15 की 5 और 3 चौको 12 1 13, तो कितना आ गया 135। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। बस इतना याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो, क्वेश्चन को पहले हमेशा जल्दबाजी में तो एग्जाम हॉल में पढ़ना ही नहीं है, आहिस्ता पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए लेकिन क्वेश्चन को जल्दबाजी में ना पढ़ें। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है ना, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, बराबर किसके, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है ना वैसा ही लिख लो ना, 36 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर है n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी n वस्तुओं के एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बस यहाँ से हम सीपी रेशियो एसपी निकाल सकते हैं, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो सीपी का कितना हो जाएगा, आपको सर ये तो वही पलट जाता है एन, और एसपी का इधर आ जाता है, तो एसपी कितना आ गया 36। तो हमारा जो रेशियो बन गया वो बना n अनुपात 36। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है ना वो 20% का लाभ होता है। यदि भी आपसे बोलो कि सर 20% की फ्रैक्शन बता दो क्या होता है, भाई हम बताएं, भाई आप लोग तो निकाल सकते हो भाई, 20/100 करके, तो कितना हो जाएगा 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी कि जो वस्तु जो 1/5 है ना, ये लाभ हो रहा है
किस पर होता है लाभ? हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है। हमें लाभ हुआ है, हमें 5 की वस्तु, यदि हमने कोई वस्तु 5 में खरीदी, उस पर मिलने वाला लाभ कितना है? 1। 1/5 पर 1 का लाभ हुआ होगा तो कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा। बोलो बात समझ में आ गई? हमने 5 में खरीदा है तो 6 में बेचा होगा। तो भाई यहाँ पर 6 की वैल्यू हमें किसके बराबर दी गई है? आप कहोगे सर 36 के बराबर। तो 6 36 का कितना गुना है? तो आप कहोगे सर ये तो इसका 6 गुना होगा, यानी कि 1 का मान कितना है भाई? 6 है। जब 1 का मान 6 है तो यहाँ से हमें पूछा है n की वैल्यू बता दीजिएगा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बस जब 6 का 6 गुना 36 है तो हम 5 का भी तो 6 गुना कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 5 का 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 6 इज इक्वल टू 30, और जो कि हमारी n की वैल्यू यही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जैसे आप n की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यही तो हमसे पूछा था कि n का मान कितना है। बात समझ में आ गई? चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की और 20 साल के बाद धनराशि जमा की गई और धनराशि से 9 गुना हो गई। यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि या 13 गुना हो जाएगी? तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गुना। गुना का मतलब क्या होता है? एन गुना। भाई जो राशि जो गुना हो रही है ना, वो साधारण ब्याज पर उसने कुछ धनराशि बैंक में जमा की है और 20 साल के बाद वो राशि कितने गुना हो गई है? 9 गुना हो गई है। ठीक है भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता दूं। साधारण ब्याज पर राशि जमा हो रही है तो साधारण ब्याज पर इसका एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। वो होता है आपका ब्याज बराबर एन क्या होता है हमारे? जितना गुना होता है n माइनस का 1 गुणे 100%। ये होता है आपका। बात समझ में आ गई? ये होता है हमारा इसका ब्याज का बराबर। यहाँ पे n क्या हमारा? गुना, यानी कि जो राशि जितने गुना हुई हो। बात समझ में आ गई? तो बस आगे क्वेश्चन में पढ़ना है। क्या बोला है कि 20 साल के बाद धनराशि जमा की गई और धनराशि से ये 9 गुना हो गई है। यदि ब्याज की दर समान रहे तो कितने वर्षों में यह राशि जो है ना 13 गुना हो जाएगी। बस इस फॉर्मूले में सारे क्वेश्चनों को जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा रख देंगे। भाई 20 साल के बाद बोला है कितने गुना? 9 गुना। 9 गुना हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा भाई? आपको सर ये हो जाएगा ब्याज बराबर 9 माइनस का 1 और गुणा कर देंगे 100%। तो कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8 और 8 गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। यानी कितना आ गया? 800%। यानी कि 800% जो है ना वो कितने वर्षों में हो जाती है? वो हो जाती है हमारी 20 वर्ष में। क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है। बात आ गई समझ में? इसको बस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि भाई कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। तो बस अब 13 गुना में रखेंगे तो इसी की वैल्यू, ये 13 गुना का मान इस n-1 में रखना है। किस में रखना है मेरे भाई? n-1 में रखना है। तो इसमें जैसे ही आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 1 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, क्योंकि n का मान रखना है ना 13 गुना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 13 में से एक जाएगा 12, 12 गुणा 100 हो जाएगा, यानी कि 1200%। अब आप एक बात बताओ, जब 1% का 800% बराबर है 20 वर्ष के, तो 1200% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यह हमें निकालनी है 1200%, क्योंकि 1200% बराबर किसके है? 13 गुना के बराबर। ये कितना समय है? 20 बटे, और बटे में कितना आ जाएगा? 800। 800% और गुणा करना 1200 का, क्योंकि मैं अब 1200% की वैल्यू निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 4 तियाँ 12, 2 से काट देंगे 10 बार और 10 तियाँ कितना हो जाएगा आपको? सर ये हो जाएगा 30 वर्ष। दैट्स ऑल। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती है। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो d और t के बीच संबंध दर्शाने वाला एक समीकरण बनेगा, उसको आपसे पूछा गया है। यदि देखो दूरी का समीकरण पूछा गया है ना, d यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर, यदि फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ तो दूरी बराबर क्या होता है? तो आपको सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। यही तो होता है भाई, आप सभी को पता होगा भाई, चाल गुणे समय होता है। आगे हमसे बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है ना भाई, वो 2 घंटे में 72 की चाल से जाती है, सॉरी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम चाल बराबर निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है इसकी? 72। समय कितना है? 2 घंटे का। तो यहाँ से इसकी चाल निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी?
आपको सर ये हो जाएगा 72/2। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 बार, 36 दूनी 72, यानी कि चाल कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति हावर। हमसे क्या पूछा है भाई, डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर अभी बताया चाल गुणे समय। चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है टी, समय देखो दे नहीं रखा है, डी और टी का संबंध पूछा, तो समय कितना है टी। तो बस आ गया डी बराबर 36 टी, हो गया आंसर। बस क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी समीकरण ही तो बनाना था। अब भाई कुछ लोग भैया इसको डी ऑप्शन दे रहे होंगे, जो कि सबसे गलत है भाई। भाग में कैसे चला जाएगा भाई, दूरी पूछा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय 36 टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई में 1/3 चीनी है। यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की 7/6 है तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। भाई देखो मिठाई में कह रहा है कि 1/3 चीनी है। देखो मिठाई जो भी होगी, मिठाई जो भी होगी उसमें भाई चीनी की कुछ मात्रा होगी, लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि जो चीनी है ना, एक मिठाई में चीनी 1/3 है, यानी कि उसमें चीनी का जो हिस्सा है ना वो 1/3 है। तो भाई आपसे मैं बोलूँ कि चीनी का हिस्सा कितना बोल रहा है भाई, आपको सर चीनी का जो हिस्सा है ना वो 1/3 बताया गया है। कितना बताया गया, 1/3 हिस्सा। यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब वो है आपके लिए 7/6 वाला। कैसे, कह रहा है कि जो चीनी की जो पिछली कीमत है ना वो इसकी 7/6 है। कितनी है, 7/6, यही तो बोल रहा है। जो चीनी की जो पिछली कीमत थी वो कितनी थी, 7/6। यानी कि कीमत तो 6 थी, तो 6 से हो कितनी गई, 7। तो कितने की वृद्धि हुई है, आपको सिर्फ +1 की। अब जो वृद्धि होती है ना, जो वृद्धि वो किस में होती है, पिछली कीमत में। अब यदि मैं आपसे बोलूँ इसकी पिछली कीमत क्या थी, तो आपको सर पिछली कीमत तो 6 थी, 6 में वृद्धि किसकी हुई है, 1 की। यानी कि जो वृद्धि हुई है ना 1 की, तभी तो ये 7 हुआ है। यानी वृद्धि कितने की हुई है, 1 की, और किस में हुई है, इस 6 में। तो ये हो जाएगा 1/6। और ये 1/6 है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी वृद्धि निकल के आ गई। बस अब इस 1/3 का, यानी कि जो हमारी पिछली कीमत थी वो, यानी उसके किसके गुना थी, 1/6 गुना थी। तो बस 1/3 का 1/6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एकम 1/6 × 18। तो पूछिए कि प्रभावी प्रतिशत, तो प्रभावी जो प्रतिशत था वो 100% था। बस 100% से इसकी गुणा कर देंगे, दैट सॉल्व। आंसर आ जाएगा कितना, 100/80। 100/18 आ जाएगा, 100/18%। बोलो बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी पर इसका आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है नए टाइप का क्वेश्चन है। आपको सर इसमें तो कोई संख्या भी नहीं है भाई। ऐसे क्वेश्चन को ना भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं भाई। देखो पहले तो क्वेश्चन को इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है। कह रहा है कि यदि 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी डी और दिए गए क्रम में समानुपात हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब भाई इसको भी थोड़ा सा गौर करना है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही नहीं है, यानी कि एक इन चारों ऑप्शन में से एक गलत ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो जब बात समानुपात की होती है, किसकी समानुपात, ए बी सी डी के, तो समानुपात का मतलब होता है कि ए जो होगा वो डी के समानुपाती होगा और बी सी के बराबर होगा। कैसे भाई, देखो मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। वो इक्वेशन बनेगी ए गुणे डी इक्वल बी गुणे सी, यानी कि ए बी सी डी जो है ना, इनका जो क्रम जो है ना वो कैसा है, समानुपाती। तो वो ये क्रम बनेगा ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। अब एक एक ऑप्शन को चेक करो जिससे ये हमारा इक्वेशन बन जाए। तो यानी कि ए की गुणा किस में होगी, डी में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए इंटू डी, और बी और सी की हो जाएगी तो बराबर में कितना आ गया हमारा, बी इंटू सी। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ये पहला ऑप्शन तो सही है, हमें तो गलत बताना है जो सही नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, डी का ए से हो जाएगा, बी का सी से हो जाएगा, तो ये भी हमारा बन जाएगा ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। ये भी हमारा सही बन गया भाई, ये भी सही बन गया। तीसरा चेक करते हैं तो बी का हो जाएगा सी से और ए का हो जाएगा डी से, तो ये भी हो गया हमारा ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। ये भी ऑप्शन हमारा सही है भाई। चौथा, सी का ए से और डी का बी से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू सी इक्वल डी इंटू बी। ये देखो अलग हो गया, यानी कि गलत हो गया। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले पे आपको टिक कर देना है कि जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो ठीक है, तो सही नहीं ही तो हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र साइकिल से अपने स्कूल जाता है और उसके घर की और स्कूल की जो दूरी है ना वो 5 किलोमीटर है, और वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है
और जाते समय वो 2 बार 5-5 मिनट, भैया 5-5 मिनट के लिए रुकता है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? भाई देखो, आप एक बात बताओ, एक कोई छात्र है और उस छात्र की स्कूल से लेकर उसके घर तक की जो दूरी है ना, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई? 5 किलोमीटर है। ये तो इसका हो गया होम और ये हो गया उसका स्कूल, ठीक है? इसके बीच की जो दूरी है ना, वो 5 किलोमीटर है और इसे जो समय है ना, उसे 1 घंटा समय लगता है। 1 घंटे में तय करता है, लेकिन वो 5-5 मिनट के लिए रुक तो भी रहा है। भाई बात समझ में आ गई? जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहीं पे आपको समझना है। अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे भाई कि वो सर आप बताइए 5 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल तो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो यदि ऑप्शन में तो देखो 5 नहीं दिया गया, वो तुरंत 5 ऑप्शन में मान लो सपोज दे देता एग्जामिनर, तो आप 5 लगा देते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 5-5 मिनट के लिए रुक भी तो रहा है, तो ये तो समय माइनस होगा, क्योंकि उस समय जब ये रुका होगा तो वो चल तो रहा नहीं होगा, तो उसकी गति तो है 0 है। तो जब वो चल ही नहीं रहा है तो उसका समय काउंट ही नहीं होगा वो, सीधी सी बात है भाई। तो आप एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी है भाई? 5 किलोमीटर, समय उसको लग रहा है 1 घंटा। 1 घंटे को भी मिनट में चेंज करो, यहाँ से मैं निकालूंगा सबसे पहले टाइम, उसको जो एग्जैक्ट टाइम है ना वो कितना लगा है। तो भाई टोटल समय कितना? 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट भैया समय लगता है 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, लेकिन वो 5-5 मिनट के लिए 2 बार रुकता है। कितनी बार? 2 बार। तो भाई पहली बार 5 रुकेगा, दूसरी बार 5, तो कितने बार टोटल समय उसने रुका? 10 बार। यानी कि 10 बार 10 मिनट रुका है। तो 10 मिनट इससे जैसे ही माइनस कर देंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट समय आएगा वो आ जाएगा 50 मिनट में। वो जो है अपने घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर को तय करता है। तो हमसे क्या पूछिए? स्पीड। स्पीड यानी कि चाल। हमें क्या बतानी है मेरे दोस्त? चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई? 5। समय कितना लग रहा है? 50 मिनट। मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो बटे में आएगा 60, और जब नीचे भाग में 60 है ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो यहाँ पर कर देंगे गुणा 60। 5 से कटेगा 5 दाम 50, और 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो चाल इसकी कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई देखो, एक कोई त्रिभुज है, यहाँ से मैंने बना लिया एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई एक त्रिभुज बना लिया, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी जो अंतः त्रिज्या है ना वो 8 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आर बराबर क्या है दोस्तों? अंतः त्रिज्या। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है मेरे दोस्त? इसको याद रख लेना, क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या गुणे यानी कि आर इंटू एस। क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला। और इसका जो परिमाप यानी कि जो सेमी पैरामीटर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इसकी अंतः त्रिज्या हमें कितनी दे रखी गई है? 8 सेंटीमीटर। आगे इस कह रहा है कि इनकी भुजाएं, भुजाएं मान ली कि भुजाओं का योग कितना है? 60 सेंटीमीटर। जैसे सपोज इसकी भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी भुजाओं का योग, त्रिभुज की भुजाओं का योग कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया? 60। यानी कि इन तीनों का जो योग है ना भाई वो कितना है? 60 है। तो भाई यदि मैं अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर निकालूं तो परिमाप का क्या हो जाता है? भुजाओं का योग आधा हो जाता है, तो ये हो जाता है 60/2। यानी कि जिसका जो अर्ध परिमाप होगा वो कितना होगा? 30 होगा। तो अर्ध परिमाप हमारा किसका कितना है? आपको सर 30 है। जब अर्ध परिमाप 30 है तो अंतः त्रिज्या कितनी है? 8। तो अर्ध परिमाप एस के वैल्यू, जो एस हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा मैं आपको बता दूं, एस बराबर होता है हमारा अर्ध परिमाप। ये हमारा क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप कहलाता है। समझ गए होंगे ना? तो त्रिज्या आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी? 8 गुणे अर्ध परिमाप कितना आया है? 30। बस गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 8 3 24, यानी कि 240। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? आपको सर ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु ए और बी में लेड और टिन का जो अनुपात है वो 5:3 और 3:1 है।
एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 100 केजी मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी। भाई देखो यहाँ पर दो टाइप आपको दिए गए हैं धातु में मिश्र धातु, एक तो ए है और दूसरा इसका बी मिश्र धातु है। कह रहा है कि जो ए मिश्र धातु है जिसमें लेड और टिन का जो अनुपात है वो 5:3 है, लेकिन एक पॉइंट ये भी आगे बोला है कि जो नई मिश्र धातु है बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु है। मिश्र धातु ए वाला जो है ना वो 80 किलोग्राम का मिश्र धातु है, 80 केजी का। और जो बी वाला जो धातु है ना वो है आपका 100 केजी का। कितने का भाई, वो बोल रखा है ये 100 केजी का है। लेकिन जो ए वाला है ना उसमें लेड और टिन का जो रेशियो दिया गया, एक तरफ लिख रहे ना लेड और दूसरी तरफ हो गया आपका टिन, क्या हो गया 10। और इनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है भाई, 5:3 के रेशियो में दे रखा है। उसी प्रकार से बी का कितना दे रखा है, लेड और टिन का इसमें जो रेशियो है वो है इनका 3:1। ये क्वेश्चन में बोला गया, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है भाई। आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते थे। बस इसको कर लो सॉल्व। अब देखो यहाँ से टोटल जो मिश्रण है ये कितना है हमारा 80 केजी का है। यहाँ पर जो हमारा टोटल जो बी वाला पार्ट है ये कितना है 100 केजी का। तो लेड और टिन ये टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे तो आपको सिर्फ 5 3 हो जाएगा 8। और 8 बराबर किसके होगा, 80 केजी के। तो 8 बराबर 80 के, तो एक का मान कितना आ गया आपको सर, एक की वैल्यू आ जाएगी 10। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। हमसे किसका पूछा है, मिश्र धातु में टिन की मात्रा। तो टिन की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 3 है। जब एक का मान 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे सर, जब एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इसका। अब इसको निकालते हैं भाई। यहाँ पर कितना है भाई, ये टोटल योग कितना है, 3 1 4 है। वो कह रहा है आपका मिश्रण 4 है उसका कितना है 100 के, यानी 4 का मान बराबर किसके, 100 के। तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई, 25 चौके 100, यानी कि एक की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के। हमसे किसकी पूछी थी, टिन की। तो टिन की वैल्यू कितनी है, 1। तो जब एक का मान 25 है ही तो 25 एकम 25 यानी कि एक बराबर 25 ही होगा। जब ये एक बराबर 25 ही होगा तो 25 एकम 25 और 30 ये। तो पूछा है कि टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, भाई जोड़ देंगे दोनों को तो 30 और 25 कितना हो जाएगा आपको सर, 55 किलोग्राम हो जाएगा। दैट्स सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 55 किलो केजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े ही आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या होगी। भाई देखो इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से मैं आपको करके बताऊंगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। भाई देखो जो दूरी कितनी है भाई, 960 किलोमीटर। भाई जो रेलगाड़ी है ना भाई वो अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले ही जा चुकी है, यानी चलना शुरू कर देती है 4 घंटे पहले ही। ठीक है, दूरी कितनी है भाई, दूरी तो इसकी दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस हमें दे रखी है 960 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 960 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। अब देखो मैं इसको यहाँ से ऑप्शन से करूँगा। यदि मैं सपोज इसका पहला ऑप्शन चेक करता हूँ 120, मैंने इसका पहला ऑप्शन ले लिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो भाई चाल इसकी देख रखी है 120, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ समय। तो समय बराबर कितना है, दूरी दूरी कितनी है 960, चाल कितनी है 120। भाई पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ 120। और अब आगे कह रहा है कि अपने निर्धारित समय पर, दूरी तो उतनी ही है 960 किलोमीटर है, और निर्धारित समय से वो 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है। और रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है ना वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। कितनी कम करनी पड़ती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। भाई चाल उसकी थी कितनी 120, अब उसको कम कितना करना पड़ रहा है 40, तो भाई माइनस कर देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। तो इसको काटेंगे 0 से 0, 12 से कटेगा 8 बार, 12 अट्ठे 96, यानी कि उसको तो यहाँ पे 8 घंटे का समय लग रहा है। और यहाँ पर उसको कितना लग रहा है 960 बटे और 40 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 80। 80 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। इसको यहाँ पर कितना समय लग रहा है 12 घंटा। लेकिन इनका जो, और जबकि रेलगाड़ी कब गई थी, जो रेलगाड़ी है ना वो तो 4 घंटे पहले जा चुकी है भाई। यानी कि जहाँ पर उसको 8 घंटे का समय लग रहा था अब उसको 12 घंटे का समय लगेगा। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है ना, अंतर वो भी हमारा 4 आ रहा है। क्या 8 - 12 भाई कितना भाई, माइनस का 4।
यानी कि भाई कितने का अंतर है आपको सर, अंतर तो 4 घंटे का आ गया है और गाड़ी 4 घंटे पहले ही तो गई थी, तो अंतर जब 4 है और गाड़ी भी 4 घंटे पहले ही गई, तो यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा इसको सेटिस्फाइड करता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, भैया मैंने आपको ऑप्शन से बताया, नहीं तो आपको सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपने कर कैसे दिया है। ठीक है, इसको ऑप्शन से सॉल्व किया है मैंने। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनके वर्गों का योग 528 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाई दो संख्याएं हमें नहीं पता कौन सी हैं, भाई उनका योग हमें दे रखा है कितना 28 है, तो आप भी संख्या a प्लस बी मान ली दो संख्याएं और इनका योग कितना दे रखा है 28 है, और उनके वर्गों का यानी वर्गों का योग यानी उन्हीं संख्याओं के ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, इनका योग कितना है भाई आपको सर, इनका योग है तो प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 528 है। तो भाई इसको देखकर आपके मन में एक बात याद आई होगी कि सर ये तो एक फॉर्मूला है, किसका है? आपको सर ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर वो फॉर्मूला बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन में पढ़ा होगा भाई, 5वीं 6वीं क्लास से चालू हो जाते हैं आपके ये। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का आता है आपका 2ab। बन गया ना भाई। बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया आपको सर, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का मान 28 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर सीधा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें कितना दे रखा है भाई, देखो आपके मान आपके सभी सामने दे रखे, कितना दे रखा है आपको सर, ये हमको दे रखा है कितना 528 प्लस कितना है आपका 2ab, कितना है 2ab, ये देखो मान हमें दे रखा है सीधा सीधा। ठीक है, बस 28 का यहाँ पे 2ab मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2ab बराबर 28 का स्क्वायर होता है आपका 784, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 528 इससे माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई 2ab बराबर बराबर 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, 256, 2 से ये कट जाएगा, 128 दूनी 256, तो ए बी बराबर कितना आ गया 128 आ गया। ये किसका मान आया ए बी का। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। गुणनफल का वर्गमूल का मतलब है वर्गमूल यानी कि अंडर रूट ए बी, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है इसका मान अंडर रूट ए बी का। तो जब ए बी बराबर 128 है तो अंडर रूट ए बी का मान पूछा है ना, तो जब ए बी बराबर 128 है तो अंडर रूट ए बी रख देंगे, तो अंडर रूट ए बी का मतलब देख लो ऑप्शंस रख लेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 वट्टे 64, 64 दूनी 128, 128 मिल गया तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे 8 अंडर रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 128 को। भाई ए बी बराबर 128 आना चाहिए, तो बस वर्ग कर देंगे ना इसका, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 दूनी 128, 4 का वर्ग कर देंगे 16 दूनी 32, ये नहीं होगा गलत हो जाएगा, छत्रंग 36 दूनी 72, ये भी नहीं होगा, 2 का वर्ग 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन, एक ही 8 का वर्ग 64 और 64 दूनी 128 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपये, 9% वार्षिक दर से 2240 रुपये समान अवधि यानी समान समय के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया है। भाई किस पर लिया, साधारण ब्याज पर समान अवधि के लिए, तो उसे ब्याज के रूप में ना कुल मिलाकर उसे 1536 रुपये चुकाने पड़े। तो पूछ रहा है कि समय ज्ञात कीजिए कितने समय में। तो भाई देखो रुपए कितना भाई 1760 है, रुपए कितने हैं मेरे दोस्त 1760 है, अवधि समान है, समय कैसा है बराबर है, और हमसे समय ही पूछा है। कितने परसेंट वार्षिक दर से, 6% की दर से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समय को हमें नहीं पता है तो समय हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। समय को यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। तो जीरो से आपका ये जीरो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब कह रहा है कि 1760 रुपये, ये तो हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 9% की दर से 2240 रुपये। अब जो रुपए है ना भाई वो है 2240 रुपये 9% की दर से। समय कैसा है, समान है, तो समय टी ही था हमारा, बटे में कितना आ जाए आपका 100 बराबर। और इसमें जो मूल जो हमें ब्याज चुकाना पड़ रहा है ना वो कितना हमारा 1536 है। ब्याज हमारा इसका टोटल कितना भाई 1536 है, ये देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा है कितना है भाई 1536। यहाँ पर भाई स्पेस कम पड़ रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप समझ लेना 1536।
थोड़ा छोटा और लिख देता हूँ भाई, थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है भाई। प्लस कितना था भाई, 2240। छोटा छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी भाई, ठीक है। 2240 गुणे 9 समय टी बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, बराबर ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज 1536, ठीक है। अब सही है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1536 भाई, इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 1736 की 6 इनकी गुणा कर देंगे भाई, 176, और गुणा कितना है आपका 6, गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर t/10, यहाँ से भाई कॉमन आ गया आपका कितना t/10, ब्रैकेट में इसको लिख लेते 6 की 6, और कैरी करेगा 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 45 की 5, कैरी करेगा 4, 6 कम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 1056 प्लस 224 गुणे 9, ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36 की 6, कैरी करेगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 21 की 1, कैरी करेगा 2, 9 दूनी 18 2 20, ये हो गया 2016, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में कितना है आपका 1536, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा t/10, जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2, कैरी करेगा 1, 5 1 6 1 7, और ये हो जाएगा आपका 0, और यह बचेगा 2 1 3, 30 72, बराबर में कितना आ जाएगा 1536, ये देखो कट जाएगा, 1536 दूनी होता है 372, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10, तो समय कितना आ गया भाई, समय हमारा कितना आ गया भाई, आपको सिर्फ 5 वर्ष का समय। दैट्स ऑल, आंसर आ गया भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था भाई, ये डायरेक्ट कट गया भाई, 1536 दूनी ही 330 72 होता है, और 2 से ये कट गया 5 बार, तो टी का मान आ गया 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती हैं। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती है तो सीता अकेले 35 दिन में कर सकती, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, मैं भी अपनी ओर से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगा। भाई देखो, कह रहा है कि अमिता जो जितने समय में कमरा बना रही है ना अमिता, ठीक उतने ही समय में ना बीना और सीता, उतने ही समय में बीना प्लस सीता मिलकर बनाती हैं। यानी कि जो अमिता की जो क्षमता होगी वो क्षमता बराबर किसकी होगी, बीना प्लस सीता की, यानी 1:1 मान लिया हमने। कितना मान लिया हमने, 1:1 इनकी क्या होगी, कार्य क्षमता, ठीक है। इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई भाई, एफिशिएंसी आ गई 1:1। अब देखो आगे बोला है कि यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर, अब यहाँ पर मान लिया कि अमिता प्लस बीना एक साथ मिलकर 25 दिन में काम को करती हैं, और सीता अकेले 35 दिन में। अब जो सीता है ना वो अकेले 35 दिन में काम को कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको काट देंगे भाई, ये तो कट जाएगा ना भाई, 5 25 और 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 25, तो कितना आ गया भाई 5 और 7, ठीक है। कितना आ गया भाई 5 और 7, भाई इनकी कार्य क्षमता भाई क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी भाई, तो 7 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 7 और 5। ऐसा करो भाई, ऐसा यहाँ पे एक गलती कर दी भाई मैंने, भाई 25 और 35 का ना एलसीएम ले लो सीधे, 25 और 35 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 175 हो जाएगा। 25 सत्ते होता है आपका 175, 25 सत्ते 175, और 35 पंचे होता है आपका 175, एलसीएम आ गया भाई 7 और 5, 175 एलसीएम आ गया, और इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई यहाँ पे 7, और इनकी किसकी आ गई 5। बात समझ में आ गई, कितना हो गया 7 और 5। कह रहा है कि तो बीना को अकेले इसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई यहाँ पर देखो टोटल समय कितना लग रहा है, 7 ये 5 ये कितना लग रहा है 12, भाई यहाँ पर टोटल समय कितना लग रहा है इनको, यहाँ पर तो 12 समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इनको समय कितना लग रहा है, कार्य क्षमता 1 और 1 कितना है भाई, 2 की कार्य क्षमता से काम करेंगे भाई। यहाँ पर कितने भाई 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, यानी 2 के बराबर किसके 12 के, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 6 का, तो 1 बराबर 6, तो 6 इसके भी होगा 6 इसका भी होगा, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे इनकी एफिशिएंसी बराबर। तो हमसे किसका पूछा था भाई, बीना का पूछा था,
तो टोटल हमारा कितना भाई वर्क 175 यानी 175। बीना की क्षमता कितनी है हमारी 1 है। बीना की क्षमता यहाँ से 1 निकल आ जाएगी, क्योंकि जब ए का मान यहाँ पर 6 है और मिलकर ये कितना कर रहे हैं भाई क्षमता 7 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कितनी है 7 है। यदि ए की आपको पता है 6, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 175/1 बराबर कितना होगा 175 ही तो रहेगा। दैट्स ऑल, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती, भाई मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ए बी। भाई 75 और 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 75 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 900, अंडर रूट 900। और अंडर रूट 900 बराबर कितना होता है, तो ये होता है बराबर में आपका 30। तो ये आ गया मध्यानुपाती। अब कह रहा है कि मध्यानुपाती को किससे घटाया जाता है, संख्या 13 से। तो बस इसको संख्या मध्यानुपाती 30 संख्या 13 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 30 माइनस 13 इज इक्वल टू आ गया हमारा 17। बस ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है। यानी कि जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ और कौन है गर्ल्स, इनकी जो संख्या है ना लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 8 अधिक है। और एक कक्षा में विद्यार्थियों में कह रहा है कि भाग लिया। भाई विद्यार्थी का मतलब होता है इसमें लड़के भी आ जाते हैं लड़कियां भी आ जाती हैं। तो बॉयज़ प्लस गर्ल बराबर कितने हैं टोटल, आपको टोटल जो है ना लोग वो हैं आपके 18। कितने लोग, 18 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है। भाई किसकी संख्या, लड़कियों यानी गर्ल्स की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 8 ज़्यादा है। यानी कि गर्ल्स ज़्यादा होंगे लड़के कम होंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी गर्ल्स माइनस बॉयज़ बराबर कितने भाई आ ज़्यादा है, 8 ये ज़्यादा है इससे। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि तो लड़के और लड़कियों की संख्या का गुणनफल। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो गर्ल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस का 8 बटे में 2। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से काट देंगे। 18 8 कितना हो जाएगा आपका, 18 8 हो जाएगा आपका 36। हाँ 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा 26 और बटे में आ जाएगा आपका 2। तो कितनी बार जाएगा 13 बार। तो गर्ल्स आ गई आपकी 13। बॉयज़ को निकाल देंगे, तो बॉयज़ को कैसे निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे, घटा के आधा कर देंगे। तो 18 माइनस का 8 बटे में कर देंगे 2। तो कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10 और बटे में हो जाएगा 2। कितनी बार, 2 पंचे 10। हमसे क्या पूछा है, गर्ल्स और बॉयज़ का गुणनफल। तो जी इंटू बी, भाई इनकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणा 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 पचे 65। तो बस आगे आंसर गुणनफल कितना है 65 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल सिंपल सा है भाई, कर लोगे ना आप लोग। कह रहा है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है। भाई R2 को सबसे पहले निकालते हैं, इसके बाद R1 को। तो R2 कितना भाई 5600, और ये 5600 से कितना अधिक है। भाई जैसा क्वेश्चन में बोला जाए ना वैसा करना है। 5600 से बोल रहा है कि 50% अधिक है। हर चीज़ 100% होती है, तो 50% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा आपको सर 150/100। बस इसको निकालेंगे यहाँ से, R2 हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 56 गुणा 150 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 15 छिक्का 90, 90 की जीरो, एक जीरो इसके पीछे आ जाएगी। 15 छिक्का 90 की जीरो, करी करेगा 9, 15 पंचे 15 बना 75, 75 9 हो जाएगा आपका कितना 84। यानी कि ये आ गया आपका 8400। ये तो आ गया हमारा R2 का आ गया भैया 8400। ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि R1 है ना, जो R1 R1 R2 से 13% कम है। अब यहाँ से निकालेंगे R1, R2 से 13% कम है। तो R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8400। अब ये 8400 से ना 13% कम है, तो 13% कम का मतलब ये कितना होगा भाई आपको सर 87 होगा। कितना होगा 87 और बटे में आ जाएगा 100। सॉल्व कर लेंगे, R1 की वैल्यू आ जाएगी, जीरो से जीरो काट देंगे। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 84 गुणा 87 कर देंगे भैया। तो ये हो जाएगा 84 गुणा 87, 4 सत्ते 28। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 28, यानी इकाई अंक हमारा 8 होगा। वही आंसर होगा, इकाई अंक 8 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही आ जाएगा 7 3 और 0 8। कितना आ जाएगा भाई 7 3 और 0 8, यानी कि 8300 7308।
ऑप्शन नंबर बी, यूनिट डिजिट हमेशा गुणनफल में चेक किया करो, क्योंकि ऑप्शन देख लिया करो कोई, क्या यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ सकता है, नहीं आएगा तो फिर बाद में आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, समझ रहे हैं ना। तो इकाई अंक वाला देखो एक ही है, 8 जिसके पास था, 4 सत्ते 28, तो इकाई अंक 8 आना ही है, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमारा 3 है, रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या है, तो शेष क्या है भाई, n बराबर पूछा है ना, n को विभाजित कर रहा हूँ मैं 8 से, ठीक है, और शेष कितना बच रहा है, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है हमारा 3, रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो हमसे वैल्यू पूछिए किसकी, 6n-1 को किससे विभाजित किया जाता है, 8 से। भाई 8 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, 8 से, समझ रहे हैं ना भाई, किससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है, 8 से विभाजित करने के लिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मैं n क्या रखूँ, तो n भी आपको इसी का मान रखना है, n जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष का मान होगा वही हमारी संख्या n का मान होगा। बात समझ में आ गई, n हमें कहीं विदेश से लेकर नहीं आना है, ठीक है। ये तो आप कहोगे सर ये आपने n बराबर 3 कैसे रख दिया, जो शेष हमारा 3 है ना वही हमारा पूर्णांक n का मान होगा, जो आपका शेष का मान होगा वही बराबर n का मान होगा, बस इतना आपको याद रखना है। n का मान कितना है, 3, तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, यानी 6 गुणे 3 माइनस का 1, यानी 18 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा, 17। बात समझ में आ रही है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसको ना 8 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, किसको, इस 17 को। तो जैसे ही आप 17 को 8 से विभाजित करोगे शेष आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपको सर 1 बचेगा, दैट सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी के पास है। आपको इस क्वेश्चन में केवल एक बात समझनी है कि n का मान हमें 3 ही मानना है, जो शेष बच रहा है वही n का मान होगा, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी को 18 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए। भाई देखो, मिल्क है और आपका वाटर है, मिल्क है और आपका वाटर है, जिसमें से इनका जो रेशियो है वो कितना भाई, 5:1 के रेशियो में है। टोटल मिश्रण कितना है हमारा, 18 लीटर का। आप एक बात बताओ, टोटल मिश्रण आपके हिसाब से कितना, 18 लीटर, आपका कितना भाई, जोड़ देंगे 5 1 6, यानी 6 बराबर किसके, 18 के। तो 6 बराबर 18 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6 तियाँ 18। 1 का मान 3 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 की गुणा यहाँ पे भी हो जाएगी, 3 की गुणा यहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 5 तियाँ हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 15 लीटर दूध है और आपका 3 लीटर इसमें पानी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लीटर दूध और मिला दो। अब भाई इसमें क्या हो गया भाई, 3 लीटर दूध ना और हमने अलग से मिला दिया, तो दूध कितना हो गया भाई, 15 3 18 लीटर, और पानी तो बराबर ही रहेगा, तो पानी कितना है, 3 का 3 लीटर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पानी तो मिलाया नहीं है। तो कह रहा है कि भाई अब कितना पानी और हम मिला दें कि ताकि हमारा जो रेशियो है ना वो 9:2 का रेशियो बन जाए, 9:2 का रेशियो बन जाए। भाई पहले हमारा 18 लीटर था, अब कितना बन जाए, 9 लीटर बन रहा है। तो 9 18 का कितना है, तो 9 18 का कितना गुना हो गया, तो आपको सर ये हो जाएगा, इसका तो 2 गुना है, 9 दूनी 18, यानी 1 बराबर किसके हो गया, 2 लीटर की। 1 बराबर 2 लीटर के, तो 2 बराबर किसने को हो जाएगा, तो आपको सर 2 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 लीटर के। पहले हमारा पानी था 3 लीटर, अब कितना हो जाएगा, 4 लीटर। तो कितना लीटर हमें पानी मिलाना होगा, आपको सर 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी और मिलाना होगा। तो यही तो पूछा था कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि रेशियो 9:2 हो जाए। तो कितना मिलाना होगा भाई, 1 लीटर पानी मिलाना होगा, दैट्स सॉल्व। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं x और y लघुत्तम समापवर्तक उनके मासा के 204 गुना है। अब यहीं पर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है, और कह रहा है कि उनका जो मासा है ना वो 12 तथा संख्या के बीच का डिफरेंस 60 है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा। भाई देखो, महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना दे रखा है, 12, यानी HCF यदि मैं आपसे पूछूँ HCF कितना है, तो आपको सर HCF जो है ना वो इसका 12 दिया गया है। कितना दिया गया HCF, तो आपको सर HCF जो है ना इसका 12 दिया गया है। और इसका जो एलसीएम है ना, एलसीएम यानी कि इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि एलसीएम, वो मासा से 204 गुना है, तो 12 का कितना है, 204 गुना, तो यानी कि 12 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 204। ये क्वेश्चन में बोला है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा ही आपका ये लिखा है।
तो भाई संख्या आपकी है एक्स और वाई, संख्या क्या है आपकी एक्स और वाई है, ठीक है। यहाँ पर मान लिया आपने संख्या कोई भी मान लो भाई, ए आपने यहाँ पर कोई भी आप एक संख्या मान लो भाई, मैं मान लेता हूँ ए अनुपात बी मान लिया मैंने, दो संख्या ए अनुपात बी के रेशियो में ले ली। कह रहा है कि इनका मासा तो 12 है और इनके बीच का जो अंतर है ना वो कितना है भाई, 60 बोला है, अंतर कितना है 60 है। यहाँ पर मैंने ए और बी इसलिए माना क्योंकि ए और बी जो है ना ये हमारी सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या वाले मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। ए क्या है हमारी दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी एचसीएफ कितना है 12 है, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी 12 ए, और इसका कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा कितना 12 बी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 बी। और इसका एलसीएम कितना बोल रहा है, इसका जो एलसीएम है ना वो कितना भाई, एचसीएफ का 12 का कितना है भाई 12 गुणे ए इंटू बी, कितना है ये टोटल 12 गुणे 204, एलसीएम कितना है 12 गुणे 204, 12 से 12 कट जाएगा तो ये ए इंटू बी हमारा कितना आ जाएगा, 12 ए इंटू बी बराबर कितना आ गया हमारा 204, ये आ गया हमारा ए इंटू बी का मान 204। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच का ना अंतर 60 है, अंतर 60 है तो 12 यहाँ पे देखो 12 ए लिख लेना, ठीक है 12 ए है यहाँ पर, तो यहाँ से भाई यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिया, अंतर के लिए क्या करते हैं -1, तो ए माइनस बी अंतर कितने का भाई, अंतर है 60 का, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा 12 एकम 12 12 पंचे 60, यानी यहाँ से ए माइनस बी कितना आ गया हमारा 5, ए माइनस बी का मान कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया भाई, ठीक है, ए माइनस बी का मान कितना आ गया 5। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या बतानी है कि जिसको गुणा करने पर हमें 204 मिले और माइनस करने पर 5 मिले, क्योंकि गुणनफल और अंतराल में ही तो हैं, यानी कि मुझे वो संख्या, आपको ऐसी संख्या बतानी है कि जो गुणा करने पर हमें 204 मिल जाए और माइनस करने पर 5 मिल जाए। आपको भी सर थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, तो भाई वो संख्या मैं आपको बता देता हूँ, तो वो संख्या हमारी होगी 12 गुणे और 17, भाई 17 माइनस 12 5 ही तो मिलेगा, और 12 गुणे 17 करेंगे तो 204 मिल जाएगा, यानी कि वो संख्या हमारी क्या है 200, जो हमारी संख्या है वो क्या है 12 गुणे 17 है, तो बस हमारी संख्या आ जाएगी। तो भाई एक संख्या हमारी कितनी है भाई, इसका मान 12 है ना 80 अब, तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 12 गुणे 12, और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 12, और दूसरी संख्या कितनी थी गुणे 17, संख्या 12 ए माना था 12 और बी माना था, तो पहली संख्या ये भी 12 रहेगी ये भी 12 रहेगी, इसका 12 आ गया इसका 17 आ गया, बात समझ में आ गई। और हमसे पूछा क्या, हमसे x प्लस वाई का मान यानी कि योग पूछा है, तो योग के लिए क्या करेंगे 12 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12 प्लस का कितना बचेगा आपका 17 बचेगा, बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 17 कितना हो जाएगा आपका 29, यानी कि 12 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, तो 12 गुणा 29, इकाई अंक देख लेंगे 9 दूनी कितना होता है 18, इकाई अंक 8 किसके पास है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, डेट सॉल्व, यही आंसर हो जाएगा 348। बात समझ में आ गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आज से ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, जिसमें मैं आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया था। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त, मुझे कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आप लोग जैसा भी कमेंट में आप लोग हमारे आप अपने इस वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहें तो कह सकते हैं भाई, ठीक है। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट में डाल दो, बस आपके इसके 3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं आपके एसएससी जीडी के, मैं जैसे ही 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा देता हूँ, इसके बाद मैं एनटीपीसी को स्टार्ट करूँगा भाई, ठीक है। एनटीपीसी मैथ के लिए सबसे ज़्यादा आप लोगों की भाई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर एनटीपीसी की मैथ का बुक सॉल्यूशन जल्दी से करा दो। भाई चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ कि एसएससी जीडी में जो हम लोगों ने मेहनत की है ना भाई, ऐसी ही मेहनत आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगी। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहो भाई। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें भाई। आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना भाई, तो अंदर से एक मोटिवेशन फील होता है कि हाँ भाई आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। समझ रहे हैं ना भाई, तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो भाई आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, आपके जो भी फ्रेंड हो जो भी दोस्त हों
आप यदि आप एक-एक लोगों के भी साथ ना शेयर करोगे ना भाई, तो बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो आगे चल के ये परिवार भाई बहुत आगे तक मैं ले जाने की सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसके साथ में आप लोग हमारे ज़रूर सहयोग करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है? और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसका बोर्ड पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। और इन क्वेश्चनों की भाई बार-बार प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया भैया हो गया, नहीं। आपको इनको दोबारा से भी क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है? और जो पिछले प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनकी सारी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम में डाल रखी है। उनको प्रैक्टिस सेट उनकी पीडीएफ को उठाओ, अपने आप से सॉल्व करो, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर सॉल्यूशन देखो, समझो, सारी चीज़ें, है ना? तो ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना भाई, एग्ज़ाम तक बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है? और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि भाई समय कम है तो मेहनत आप लोगों को ज़्यादा करनी है, ठीक है? तो चलिएगा मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ में कल के लिए। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।